नमस्कार दोस्तों, जोश हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम इसराना गांव पहुंचे हैं, जहां यूक्रेन में फंसा युवक विनीत अपने घर लौट आया है और परिजनों ने खुशी जाहिर करी है। हम विनीत से जानेंगे क्या क्या परेशानी उसको वहां झेलनी पड़ी, कैसे वो अपने घर पहुंचा है। हम आपको परिचित कराएंगे विनीत से, रूबरू कराएंगे उसने क्या क्या कहना है। जानते हैं, आइए क्या कहा विनीत ने। सामने दिखाना है। 25 को निकले थे हम वहाँ से कहाँ से विनीसिया से। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है ब्राइट फ्यूचर के, उन्होंने हमारे लिए बसेस की थी पूरे हॉस्टल के लिए। तो हम बस के 3 बस हुई थी। 3 बस में अप्रोक्स हमारे 150 से 160 बच्चे हो गए थे। तो हम सारे बच्चे वहाँ से निकल गए और 25 के बाद फिर हम वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले थे। रोमानिया बॉर्डर वहाँ से अप्रोक्स 700 से 800 किलोमीटर दूर था। तो हम वहाँ से निकले और हमें मतलब पूरा दिन ही लग गया था। हम शाम को रात को पहुँचे थे 8-9 बजे यूक्रेन के टाइम के मुताबिक 8-9 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। वहाँ से हम क्या किया, हमने वहाँ पे हमें 17-18 किलोमीटर पहले उतार दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब यूक्रेन और मतलब दूसरी कंट्री के जो वहाँ पे नागरिक रहते थे तो उन्हें भी वहाँ से निकलना था। तो इसलिए हमें वहाँ पे भीड़ से बचने के लिए 17-18 किलोमीटर पहले उतार दिया गया था। फिर 17-18 किलोमीटर तक हम पैदल चले। फिर वहाँ पे हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। कब पहुँचे हम? 26 तारीख को पहुँचे थे। सुबह पहुँचे थे, सुबह 4-5 बजे पहुँचे थे। फिर वहाँ से आगे हमने क्या किया कि हमने देखा कि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि पूरे यूक्रेन में हमें पता है कि 20 से 22 हज़ार बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे। तो मतलब वहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चे फंसे हुए थे और एक ही छोटा गेट था इंडियंस को निकालने का, मतलब यूक्रेनियंस को निकालने का अलग गेट था और नाइजीरियंस को निकालने का अलग गेट था। तो इसी वजह से हम जैसे वहाँ से निकले तो हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। जो बच्चे मतलब धक्का मुक्की हो रखी थी, बीच में लड़के भी थे लड़कियां भी थे, साथ में ही मतलब वो क्रॉस कर रहे थे। यूक्रेनियंस कह रहे थे कि लाइन में लगो, पर मतलब एकदम से मतलब बच्चों में बहुत वो हो रखा था, रश हो रखा था, जिस वजह से कोई लाइन में नहीं लग रहा था। जिस वजह से फिर वहाँ पे यूक्रेनियंस बहुत मतलब दुखी भी हुए कि वो उनकी बात नहीं मान रहे इंडियंस, जिस वजह से फिर उन्होंने फायरिंग भी की, वहाँ पे हवा में फायरिंग की थी। लेकिन फिर भी मतलब इंडियंस पे कोई बच्चों पे इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे कि हम आगे बढ़ते रहे, हमने वेट किया। पहले दिन हम नहीं निकल पाए, 26 को हम नहीं निकल पाए, कुछ एक बच्चे निकले। फिर 27 को क्या हुआ? 27 को भी सेम सिचुएशन रही कि मतलब यूक्रेनियंस की बात नहीं मानी जो भी वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, यूक्रेनियंस ने जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इंडियंस को यहाँ से नहीं निकालेंगे। फिर वहाँ पे दूसरे गेट से बस एंट्री शुरू की। वहाँ पे एक गेट से नाइजीरियंस की शुरू की, एक गेट से यूक्रेनियन जो भी वहाँ पे फंसे हुए थे उनकी शुरू की। तो फिर क्या हुआ बीच में कि मतलब जैसे मतलब नाइजीरियंस हमें पता है मोस्ट ऑफ उनका स्किन टोन थोड़ा ब्लैक होता है। तो मतलब हमने कुछ एक बच्चे जो मतलब जिनका स्किन टोन थोड़ा ब्लैक था, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब ग्लव्स वगैरह पहन के, प्रॉपर ड्रेसअप होके, कैप पहन के और मास्क लगा के वो नाइजीरियंस की लाइन से निकले, जिनका मतलब स्किन कलर थोड़ा ब्लैक था। तो वो बच्चे वहाँ से निकल गए। फिर कुछ एक नाइजीरियंस को पता चला, तो नाइजीरियंस फिर दोबारा से वो कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम मतलब हमें तुम्हें भी नहीं निकलने देंगे। तो उन्होंने फिर नाइजीरियंस ने उनको आर्मी को बोल दिया कि इंडियंस निकल रहे हैं। फिर दोबारा से वो पासपोर्ट पे कंट्री भी चेक करने लगे और फिर जो बच्चे वहाँ पे मतलब निकल रहे थे उनका उन्होंने पासपोर्ट छीन लिया। इंडियन बच्चे निकल रहे थे तो थोड़ी देर के बाद वैसे उन्होंने दे दिया था हमें पासपोर्ट, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें बैठे रहना पड़ा कुछ एक देर तक। और फिर क्या हुआ, फिर मतलब कुछ एक इंडियंस भी निकल चुके थे, वो जा चुके थे, लेकिन फिर हमारी एंट्री 26 को भी नहीं हुई। ऐसा ही सेम सिचुएशन हमारे साथ 27 को रही, 27 को भी ऐसे ही नहीं घुसने दिया। फिर 27 को रात को क्या हुआ कि मतलब इंडियंस बहुत मतलब इंडियन जितने भी बच्चे थे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जैसे एक बॉर्डर पे से मतलब एक गेट में से जो भी यूक्रेन की गाड़ियाँ मतलब रोमानिया से यूक्रेन आ रही थी या फिर यूक्रेन से रोमानिया जा रही थी, फिर इंडियंस ने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि हम इन्हें नहीं जाने देंगे। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मतलब ऐसे मतलब लड़कियों पे भी ऐसे धक्का मार के यूक्रेनियन ने हमें हटाया है। लड़के वो देख नहीं रहे थे लड़का है सामने या लड़कियां हैं, ऐसे धक्का मारा है उन्होंने। कई लड़कियों के तो मतलब सिर भी फूटा है, लड़कों के भी फूटे हैं। और मतलब वहाँ पे इतना मतलब इतने एक भी सुविधा नहीं की हुई थी यूक्रेन पे, मतलब
मतलब हमारे लिए पानी की सुविधा थी, पूरी पानी हमें मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे ना तो हमारे ऊपर कोई छत थी, हम ऐसे ही ज़मीन पे बैठे रह रहे थे। और ऐसे ही मतलब वहाँ पे एक मेरी ही यूनिवर्सिटी का एक बच्चा तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, उसका मतलब हाथ पैर कपाने लग गए और सुकड़ने लग गए। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, माइनस में हो गया था टेम्परेचर। और फिर 27 को क्या हुआ, 27 को जैसे कि मैं तो मतलब जल्दी से यूक्रेनियंस की लाइन में लगा, हम मतलब 10-12 बच्चों का ग्रुप लगा हम यूक्रेनियंस की लाइन में, जिनका मतलब थोड़ा स्किन टोन वाइट में था, और हमने मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह पहन के हम निकल गए वहाँ से। हम मतलब बाई चांस हमारी किस्मत ही अच्छी थी, हम वहाँ से निकल गए। फिर उस दिन क्या हुआ, हम जैसे ही निकले वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई, बच्चे वहाँ पे मतलब इतने, एक तो ना तो वहाँ पे लकड़ी थी तो वो गिल्ली हो रखी थी, तो इस वजह से ना तो वो आग जला पा रहे थे, और जहाँ वहाँ पे एक मतलब शॉप वगैरह भी थी, पेट्रोल पंप था वहाँ पे पूरा, तो वहाँ पे क्या किया, मतलब इंडियंस बहुत ज़्यादा घुस रहे थे, तो उन्होंने शॉप वालों ने क्या किया कि इंडियंस की एंट्री बंद कर दी वहाँ पे। वो अब इंडियंस को वहाँ अंदर ही भी नहीं आने दे रहे थे, सारे इंडियन ऐसे ही बाहर बैठे रहे, और जिनकी वजह से उनकी बहुत बच्चों की तबीयत भी खराब हुई है। वो एक बच्चे, 2 बच्चे तो अभी भी मैंने सुना है कि आईसीयू में जा चुके हैं, मतलब हॉस्पिटल में जा चुके हैं, क्योंकि उनके मतलब हाथ ऐसे सुकड़ने लग गए थे। और बच्चे मतलब जो हम डॉक्टर्स तो बनने ही गए हुए हैं, तो 5th-6th ईयर के जो बच्चे थे वो उनका ट्रीटमेंट भी कर रहा उन्होंने, लेकिन उनका कोई मतलब वैलिड डिग्री तो नहीं थी, तो इन्हें मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में, तो उन्होंने वहाँ पे एम्बुलेंस करके उन्हें वापस हॉस्पिटल में भेजा गया। और फिर मैं जैसे 27 को रात को वहाँ से निकल गया था। फिर मैं रोमानिया बॉर्डर पे हमारी चेकआउट हुआ, हमारे वहाँ पे पासपोर्ट देखे गए और हमारी वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगी। फिर हमें वहाँ पे आगे मतलब जो रोमानियंस थे वहाँ पे मतलब उनके कैंप लगे हुए थे, वो हमारे लिए कंबल, जूते, चप्पल, खाने का सारा सामान मतलब वहाँ पे फ्री में स्टॉल लगा रखे थे, कोई कितना ही लो, पानी कितना ही लो। हाँ, रोमानियन बॉर्डर पे, मतलब जब हमने यूक्रेन का बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो वहाँ पे ये सब हो रखा था। फिर आगे हमें वहाँ पे क्या हुआ, हमें रोमानियन बॉर्डर से हमें जैसे ही क्रॉस किया गया तो वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी के आदमी मिले। वहाँ पे मैक्सिमम 3 आदमी थे, 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो वहाँ पे हमें आगे एक होटल था, वहाँ लेके गया। होटल पूरी बुक हो रखा था पहले ही, वहाँ पे बहुत इंडियन थे, तो हमें एक शेल्टर था वैसे मतलब तंबू टाइप में, वहाँ पे रखा गया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक बस आई, एक ही बस आई थी, आधे पौने घंटे बाद आई। उसमें बोला गया कि इसमें बस लड़कियां जाएंगी, तो उसमें मैक्सिमम लड़कियां गई सारी, 1-2 ही लड़के गए क्योंकि वो मतलब फैमिली वगैरह थी उनकी, तो वो साथ में गए। फिर उसके आधे पौने घंटे बाद एक दूसरी बस आई, उसमें भी फिर वो एम्बेसी वाले कहने लगे कि लड़कियां ही जाएंगी। फिर इंडियन मतलब जो भी मेल बच्चे थे उन्होंने अपना मतलब गुस्सा दिखाया कि हम मतलब लड़के यहाँ पे क्या सेफ है, लड़कियां ही लड़कियों को लेके जा रहे हो, एक बस पहले जा चुके, ये हमारे साथ मतलब नाइंसाफी कर रहे हो। फिर उन्होंने रश वगैरह करके मतलब इंडियंस भी, मेल भी इंडियन घुस गए वहाँ पे बस में, और वो मतलब उसमें सेकंड बस में ही मैं था। हम भी मतलब धक्का मुक्की करके कैसे ना कैसे हम बस में घुसे, और फिर हमें वहाँ से लेके जाया गया एयरपोर्ट पे। कुछ बच्चों के साथ ये हुआ कि उन्हें एयरपोर्ट की जगह सीधा जो आगे वाला मेन शेल्टर है जहाँ पे खाना वगैरह भी मिलता है इंडियंस के लिए, तो वहाँ पे लेके जाया गया कई बच्चों को। मेरे ग्रुप के मैक्सिमम बच्चों को वहीं पे लेके जाया गया। मैं मतलब कह सकते हैं कि मेरे साथ भगवान था या फिर मैं लकी था कि मेरे को सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाया गया। और एयरपोर्ट पे भी क्या हुआ, फिर वहाँ से मतलब जो ज़्यादा बच्चे थे उन्हें 100 बच्चों की एक बस हुई और उन्हें वापस शेल्टर में लेके जाया गया। फिर वहां से मतलब वहां पे भी मेरी किस्मत ही चली, मैं इकलौता मेरे हॉस्टल में, हम 3 बच्चे बचे वहां पे एयरपोर्ट पे, हम ही 3 बच्चे। फिर आगे हमारी टिकट हुई और टिकट होने के बाद फिर हम फ्लाइट के लिए हमारे मतलब 6-7 घंटे लेट थी हमारी फ्लाइट, तो हम मतलब 28 की रात को थी हमारी फ्लाइट, तो हम वहाँ पे वेट करते रहे। फिर हम मतलब वहाँ पे भी हमें मतलब क्या मिल रहा था, पानी वगैरह मिल रहा था, बिस्किट्स मिल रहे थे, तब इतने मिल रहा था हमें पानी की मतलब फैसिलिटी, क्योंकि यूक्रेन आउटर कंट्रीज़ में जो पानी है वो फ्री में अवेलेबल नहीं होता, उसके पैसे देके हमें खरीदना पड़ता है। मेन हमें बस फ़ायदा यही हुआ है कि हमें वहाँ पे पानी फ्री में अवेलेबल हो रहा था।
और फिर हम जैसे ही फ्लाइट में बैठे, हमारी पहले आने वाली थी इंडिगो फ्लाइट, फिर इंडिगो एंड मौके पे कैंसिल होगी, फिर हमारे पास आई एयर इंडिया की फ़्लाइट। फिर हम एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठे और फिर हमें मतलब वो कह रहे थे कि 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो हम रात को, हमारी 8 बजे थी फ़्लाइट, फिर हम सुबह कहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँचे, कितने 6:30 बजे, 1 मार्च को। हाँ 6:30 बजे, क्योंकि बीच में 1.5 घंटे का स्टे था। ये हमें बताया नहीं गया कौन सी कंट्री में था, हमें मतलब एग्जैक्ट कंट्री की लोकेशन याद नहीं है कौन सी कंट्री में स्टे था, लेकिन 1.5 घंटे का हमारा स्टे था। स्टे में हमें ये बोला गया कि तुम एयरपोर्ट इसमें एरोप्लेन में ही बैठे रहो, हमें नीचे भी नहीं उतरने दिया था, हमें एरोप्लेन में ही बैठे रहे। उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ, एरोप्लेन में हमें मतलब एयर इंडिया का अब तक माना जाता है कि बेस्ट, बीच में जो भी हमें फूड मिलता है वो बेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे क्वालिटी का फूड मिला। हमें बर्गर बन मिला और मक्खन मिला, और उसके साथ खीर मिली और दही मिली, और एक हमें चॉपस्टिक्स मिली थी, और उसी के साथ मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं, नमक वगैरह, वो सारा मिला हमें। फिर उसके बाद हमारा मतलब 1-1.5 घंटे बाद फिर से हमारा मील आया, उसमें हमें बिरयानी मिली, वेज बिरयानी। मतलब डिपेंड करता है, जो बच्चे वेज खाते हैं वो वेज ले रहे थे, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज बिरयानी थी, तो उसी के मुताबिक उन्हें वो मिला। और पानी अवेलेबल था, हम पानी मतलब एरोप्लेन में तो ये तो सबको ही पता है कि हम कितनी बार भी कैसे भी पानी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँचे। हमें बताया नहीं गया था कि मुंबई से आगे, जैसे कई बच्चे हरियाणा के भी थे, केरला, वेस्ट बंगाल, अलग अलग कंट्री स्टेट्स के थे, तो हमें मतलब पहले ये बताया नहीं गया था कि हमारी जो फ्लाइट है वो आगे गवर्नमेंट ही बुक करवाएगी। मेरे हॉस्टल के 3 बच्चे उत्तराखंड के थे, तो उन्होंने मतलब पहले ही बुक करवा ली थी, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया था। मैंने भी बुक करवाई थी, फिर वो हमने पहले ही कैंसिल करवा दी, जिसकी वजह से हमारा पूरा रिफंड हो गया था। फिर हमें एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आगे की जो फ्लाइट है, जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मुंबई से दिल्ली तक की फ़्लाइट और चंडीगढ़ की फ़्लाइट हमारी वही करवाएगी, इंडियन गवर्नमेंट ही करवाएगी। फिर जैसे हम टर्मिनल 3 पे थे, टर्मिनल 2 तक जाने का भी जो भी मतलब टैक्सी का खर्चा था वो भी गवर्नमेंट ने उठाया, और वहाँ पे हमें मतलब खाने पीने का भी पूरी हमें प्लेट मिल रही थी, पूरी 2 बार हमें प्लेट मिली, पूरा हमने मतलब जितना भी बच्चों को भूख वगैरह प्यास लगी हुई थी वो सब हो गया। फिर उसके बाद हम वहाँ से टर्मिनल 2 पे गए, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट थी। वहाँ पे हम चेकआउट किया, हमें टिकट वगैरह उन्होंने ही प्रोवाइड किया। फिर हमने चेक इन किया, फिर हम वहाँ से बैठ के हरियाणा के लिए आ गए। 25 तारीख से पहले जैसे वहाँ युद्ध शुरू हुआ था, उसमें क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी, कहाँ रुके आप? हमारे मतलब 22 तारीख से युद्ध शुरू हो गया था, 22 की रात को। तो हम मतलब हमें पहले ही बोल दिया गया था 22 को कि तुम अपने लिए मतलब स्टॉक ले आओ खाने का, मतलब जितना भी तुम पॉसिबल स्टॉक हो, पानी हो, वो ले आओ। तो हम वहाँ से पहले ही जो गवर्नमेंट मार्केट है वहाँ से हम पानी और खाने की सारा सामान ले आए। और हमारे साथ ये हुआ कि हमारा जो हॉस्टल है उसके नीचे ही बंकर है, बेसमेंट में। तो हम मतलब जैसे ही सायरन बजता था, 3 सायरन बजते थे वहाँ पे। पहले सायरन चेतावनी थी, दूसरे सायरन इमरजेंसी थी, तीसरे सायरन जैसे भी जहाँ भी हो एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रीम वाले इमरजेंसी थी। तो जैसे जिस कंडीशन में आप हो आप वहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे ही हम वहाँ से निकल जाते थे तीसरे सायरन पे। और यही मतलब पहले हम बंकर्स में चले। क्या दिन रुके आप बंकर्स में, क्या दिन काटे आपने? हमने बंकर्स में हम 22 को गए, 22 से शुरू हो गया था बंकर। 22, 23, 24 और 25 हमने मैक्सिमम 4-5 दिन ही बंकर्स में बिताए हैं। लेकिन कई बच्चों के साथ ये हुआ कि जैसे हमारी 3 बसेस थी, तो मतलब जो बच्चे फ्लैट वगैरह में रहते थे, जिनको मतलब पता नहीं था कि जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने वो बसेस बुक करवाई है, तो वो वहीं पे अभी फंसे हुए थे। अभी हमें न्यूज़ आई है कि परसों रात को उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। अभी कितने बच्चे वहाँ फंसे होंगे? अभी विनित्सिया में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, विनित्सिया में भी, और विनित्सिया से ज्यादा खार्किव और कीव में फंसे हुए हैं। जो गवर्नमेंट है वो विनित्सिया मतलब वेस्टर्न पार्ट से तो बच्चों को रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन अभी तक खार्किव जैसी सिटीज में से रेस्क्यू नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमें एक मतलब एक एस्टिमेशन पता चला था कि हम बॉर्डर पे 2-3 हजार बच्चे थे, वहां पे बस 10 बच्चे खार्किव के थे। तो मतलब हमें जब पता चला था कि 10 बच्चे ही खार्किव के, तो आप समझ सकते हो खार्किव बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और उसके मतलब कितने बच्चे ही वहां पे अभी फंसे हुए होंगे। तब बहुत बच्चों की वहां पे डेथ भी हो चुकी है, हमें मतलब पता भी नहीं है हुई है, पेरेंट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां पे खार्किव में 23 तारीख से ही नेट बंद हो चुका है, और हमारी विनित्सिया में भी अब तो नेट बंद हो चुका है। तो मतलब पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत है और मैं हरियाणा से हूँ।
पढ़ाई किस चीज़ की करने गए थे आप? मैं मेडिकल, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मेडिकल।